दोस्तों, आमतौर पर समंदर की कोस्ट लाइन बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाते हैं और इनकी जीती जागती मिसाल दुबई के पाम आइलैंड है। समंदर की लहरों के खिलाफ जाकर वहां जमीन के टुकड़ों को बनाना वाकई एक मुश्किल तरीन चैलेंज होता है। लेकिन आज आप एक ऐसी सिटी के बारे में जानेंगे जिसको समंदर में नहीं बल्कि समंदर को रेगिस्तान तक लाया गया है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है कुवैत में मौजूद सबा अल अहमद सी सिटी की, जो कुवैत के बिजनेस टाइकून खालिद अल मरजूक का ख्वाब था। कुवैत की कड़कती गर्मी और रेगिस्तान के बीचों बीच खूबसूरत सेब का समंदर और इसके गिर्द 2.5 लाख लोगों के लिए एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक ऐसा मिशन था जिसमें इंजीनियर को कुदरत के कानूनों के खिलाफ जाकर काम करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि कुवैत को इस मेगा सी सिटी की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसमें ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई कि पिछले 32 सालों से इस पर आज तक काम किया जा रहा है? और सबसे बढ़कर ये कि सी सिटी को बनाने में इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा। दोस्तों, कुवैत दूसरों के मुकाबले में है तो बहुत छोटा, लेकिन उसके बावजूद भी यह मिडिल ईस्ट का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है। कुवैत इतना अमीर मुल्क है कि दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू रखने वाली करेंसी कुवैती दिनार ही है। कुवैत इतना अमीर है, इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ से निकलने वाला क्रूड ऑयल है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक हर साल कुवैत लगभग 300 करोड़ बैरल से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। एक तो इतनी ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन और फिर ऊपर से कुवैत की पॉपुलेशन भी सिर्फ 42 लाख ही है। यही वजह है कि यहाँ का हर एक शख्स जरूरत से ज्यादा अमीर है। कुवैत में एक्सपेंसिव कार्स, यॉट्स, लग्जरी विलास और ऐशो आराम वाली तमाम चीजें रखना एक आम सी बात समझी जाती है। और ये सब कोई अभी से शुरू नहीं हुआ, बल्कि कुवैत की किस्मत 85 साल पहले बदली थी, जब यहाँ से पहली बार ऑयल निकलना शुरू हुआ था। 1980 में कुवैत के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन अब इनके पास लग्जरी विलास बनाने के लिए जगह कम पड़ गई थी। कुवैत का तकरीबन सारा एरिया ही बंजर रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज ना होने की वजह से रहना काफी मुश्किल होता है। इसी वजह से सबकी कोशिश थी कि समंदर के किनारे अपना विला या फार्म हाउस बनाया जाए ताकि ठंडी हवा के मजे लिए जा सके। बढ़ते हुए डिमांड को देखते हुए कुवैती बिजनेस टाइकून खालिद अल मरजूक ने एक ऐसी लग्जरी सिटी बनाने का ख्वाब देखा जिसका हर विला, हर मेंशन प्राइवेट बीच पर बना हुआ होगा। लेकिन ऐसा सिर्फ तब मुमकिन होता जब कुवैत की कोस्ट लाइन पर कोई जगह खाली होती। कुवैत सिटी पहले ही आधे से ज्यादा कोस्ट को कवर कर बैठी थी और बाकी के कोस्ट पर कई प्रोजेक्ट पहले ही बन चुके थे। सऊदी अरब के बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर पहले पर्शियन गल्फ पर एक नेचुरल क्रिक सिस्टम बना हुआ था। लहरों के प्रेशर से इन क्रिक्स में पानी काफी अंदर तक जाता था। ये देखकर खालिद मरजूक को आइडिया आया कि क्यों ना इन नेचुरल क्रिक्स को इस्तेमाल करके यहाँ एक पूरी सिटी बनाई जाए, जिसमें इन क्रिक्स को एक्सटेंड करके अपनी मर्जी की शेप दी जाए। ख्वाब तो उन्होंने देखा था, लेकिन इसको पूरा करना किस हद तक मुश्किलात को बढ़ा देगा, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। अब नॉर्मली होता यूं है कि नेचुरल कोस्ट लाइन हवा और लहरों के प्रेशर से बनती है। अगर कोस्ट लाइन को अल्टर या चेंज करने की कोशिश की जाए तो ये कुछ ही दिनों में वापस अपनी ओरिजिनल हालात में आ जाती है, क्योंकि इनका मुकाबला कुदरत से होता है। अब अगर रेगिस्तान में ऐसा क्रिक सिस्टम बनाना हो जिसकी शेप भी पसंद की हो और ये नेचुरल पावर उसकी शक्ल भी ना बिगाड़े, तो इसके लिए ऐसी प्लानिंग की जरूरत होती है जो कुदरत के कानूनों के खिलाफ जाकर काम करे। और यहाँ भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग की जरूरत थी। 1986 में खालिद अल मरजूक के बेटे फवाक अल मरजूक ने एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग डिजाइन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, जिन्होंने दिन रात एक करके कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से इस मेगा प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाया। नेचुरली यहाँ सिर्फ 2 टाइडल क्रिक्स थी, लेकिन 2 क्रिक्स मजीद बनाने का फैसला किया गया। कौन सी क्रिक कहां से निकलेगी, उस पर हवा और लहरों का कितना प्रेशर होगा, ये सारी कैलकुलेशंस करके जिन क्रिक पर पानी का ज्यादा प्रेशर था उनको स्प्लिट करके एक डिजाइन बनाया गया। लेकिन अभी मामला प्लानिंग फेज में ही था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हुई। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया,
इराकी सोल्जर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर पूरे कुवैत पर कब्जा करके बैठ गए। सी सिटी की कंस्ट्रक्शन तो बहुत दूर की बात थी, इस दौरान लोगों के चले चलाए बिजनेस भी ठप हो गए और लोकल्स अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर हो गए। अमेरिकन एलाइज ने कुवैत की मदद की और इराक के खिलाफ मुकाबला किया। 1 साल तक ये मामला चलता रहा, लेकिन जब इराकी सोल्जर कमजोर पड़ गए तो उन्होंने जाते जाते कुवैत की 700 से ज्यादा ऑयल वेल्स पर आग लगा दी। न सिर्फ इतना, बल्कि इराकी सोल्जर्स ने ऑयल वेल्स के आसपास अंडरग्राउंड माइंस इंस्टॉल कर दी ताकि कोई भी आग को बुझाने की हिम्मत ना कर सके। ये आग इतनी खतरनाक थी कि अगले 10 महीनों तक ये नॉन स्टॉप चलती रही। एक एस्टीमेट के मुताबिक तेल के इन कुओं पर आग लगने से कुवैत को रोजाना 60 लाख बैरल का नुकसान हुआ था, यानी टोटल 10 महीनों के 180 करोड़ बैरल्स का नुकसान। दोस्तों, पूरी दुनिया में 15 दिनों तक जितना ऑयल आज इस्तेमाल किया जाता है उतना ही ऑयल कुवैत में जला दिया गया था। 10 महीनों के बाद जाकर कुवैत ने इस आग पर $1.5 अरब खर्च करने के बाद काबू पाया। ये हिस्ट्री का एक ऐसा वाकया था जिसने अगले कई सालों तक कुवैत को खोखला करके रख दिया। जब कुवैत इस मसले से निकला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक और गल्फ कंट्री में ऐसे प्रोजेक्ट जन्म ले चुके थे कि इनके सामने कुवैत सी सिटी का प्रोजेक्ट किसी खाते में ही नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई की। यह दुनिया का सबसे महंगा 7 स्टार होटल बन चुका था और आर्टिफिशियल आइलैंड्स के कई प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की स्टार्ट हो चुकी थी। और तो और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। दुबई ज्यादातर इंटरनेशनल अट्रैक्शन पहले ही ले चुका था, लेकिन फिर भी कुवैत ने 2004 में सी सिटी की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। सी सिटी का ये प्रोजेक्ट 5 फेजेस में डिवाइड किया गया और फैसला किया गया कि एक एक करके फेजेस कंप्लीट किए जाएंगे। सबसे पहला काम था फेज 1 और 2 पर खुदाई करने का। इसके लिए 40 बुलडोजर्स, 90 आर्टिकुलेटेड डंपर्स, 87 एक्सकवेटर, 48 डंप ट्रक्स और 6 क्रेन्स मंगवाई गई। ये कोई आम खुदाई नहीं थी, क्योंकि रेगिस्तान के इस हिस्से में सिल्ट पाई जाती है। सिल्ट एक बहुत ही सॉफ्ट किस्म की सैंड होती है जिसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। बिल्डिंग तो क्या, इस पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा पहले खुदाई करके ऊपर वाली लेयर से रेत को अलग किया गया और फिर नीचे से सिल्ट को बाहर निकाला गया। उसके बाद वही रेत डालकर जमीन का लेवल बढ़ाया गया ताकि आने वाले सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का लेवल बढ़े तो इससे साहिल पर बनने वाले विलास पर कोई असर न हो। इस प्रोजेक्ट में सिल्ट और रेत की खुदाई बहुत मास लेवल पर की गई थी। कई महीनों तक 24 घंटे वर्कर्स की एक आर्मी इस काम में लगी रही। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के एस्टिमेट के मुताबिक सी सिटी की फेज 1, 2 और 3 में से टोटल 74 मिलियन क्यूबिक मीटर सैंड निकाली गई। ये तकरीबन इतनी ज्यादा रेत थी कि इससे अहमदाबाद और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम 20 मर्तबा भरा जा सकता है। रेत से लेवल तो इंक्रीज हो गया था, लेकिन इसको अब कंप्रेस करने का वक्त आ चुका था, क्योंकि ये रेत फिलहाल बहुत लूज थी और किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कंप्रेशन के लिए क्रेन से 15,000 किलोग्राम का वेट जमीन पर गिराया जाता। जिस जगह पर यह लोड गिरता वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता था। एक दिन में 1200 मर्तबा 15 टन का यह वजन जब जमीन पर गिराया जाता तो कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता था। बाकी सब चीजें तो अपनी जगह थी, लेकिन एक मसला ऐसा था जिसका डर अंदर ही अंदर सबको खाई जा रहा था। इन आर्टिफिशियल क्रिक्स में जब समंदर का पानी डाला जाएगा तो क्या ये पानी नेचुरल तौर पर फ्लो करेगा भी कि नहीं? अगर पानी वक्त पर चेंज ना हुआ तो इसमें फंगस पैदा हो जाएगा और बदबूदार पानी इस प्रोजेक्ट को बुरी तरह से फेल भी कर सकता है। इस मसले से निपटने के लिए टाइटल गेट्स इंस्टॉल करने का फैसला किया गया। टाइटल गेट एक ऐसा मैकेनिकल गेट होता है जो सिर्फ एक तरफ से आने वाले पानी के प्रेशर पर खुद ब खुद घुल जाता है। जब समंदर से आने वाली वेव्स बंद या कम हो जाएगी तो ये गेट अपने आप वापस बंद हो जाएगा। टाइडल गेट का मसला तो सिर्फ एक बड़े मसले का सॉल्यूशन था, लेकिन अभी कई और मसलों से निपटना बाकी था।
सी सिटी के इस प्रोजेक्ट में टोटल 250 किलोमीटर के नए बीचेस बनने जा रहे थे। यानी जितनी कुवैत की अपनी कोस्ट लाइन है उससे भी ज्यादा लंबी ये कोस्ट लाइन होने वाली थी। इतने ज्यादा नए बीचेस के लिए वो खास सैंड भी चाहिए होगी जो आमतौर पर हमें बीचेस पर मिलती है। अब इतनी ज्यादा सैंड लाई कहां से जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। एक्सपर्ट्स ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाल ही लिया। नॉर्मल डेजर्ट सैंड जिसकी कुवैत के पास कोई कमी नहीं थी, उसमें हर साइज के पार्टिकल्स होते हैं। बीच में जो सैंड मौजूद होती है उसमें सैंड के पार्टिकल का साइज ज्यादा बड़ा होता है। लिहाजा फैसला किया गया कि नॉर्मल डेजर्ट सैंड में से मोटे साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर किया जाएगा। रेत को पानी से धोकर उसमें से मोटे साइज के रेजों को अलग किया गया। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि ये प्रोसेस 4 बार किया जाता था। पानी से धोने और फिल्टर करने के इस प्रोसेस में जो रेसे बच जाते थे वही बीच के लिए परफेक्ट थे। एक दिन में 4000 टन रेत को लाया जाता और पानी से धोकर उसको फिल्टर किया जाता था और ये पूरा प्रोसेस कई महीनों तक दिन रात चलता रहता। बीचेस की सैंड को लहरों के प्रेशर से बचाने के लिए पत्थरों की वॉल्स भी बनाने का फैसला किया गया। इन वॉल्स पर लगाए जाने वाले पत्थर बॉर्डर के उस पार सऊदी अरब की एक स्टोन क्वारी से लाए जाते थे, क्योंकि कुवैत के पास अपनी एक भी स्टोन क्वारी नहीं थी। पूरे 6 सालों की मेहनत के बाद सी सिटी के 3 फेज कंप्लीट हो चुके थे। अब बारी थी एक आलीशान लॉन्च पार्टी की। कुवैत के उस वक्त के अमीर सवाह अल अहमद ने इस प्रोजेक्ट का भरपूर अंदाज में इफ्तिताह किया और इसी मौके पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने नाम से भी जोड़ने का फैसला लिया और तब से लेकर यह प्रोजेक्ट सबा अल अहमद सी सिटी के नाम से पहचाना जाता है। ये अपनी तर्ज का एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स मेगा प्रोजेक्ट है जिसके अभी तक सिर्फ 4 फेज कंप्लीट हुए हैं और 5वें फेज की कंस्ट्रक्शन अभी तक चल रही है। पिछले 32 सालों से कुवैत इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई मुश्किलात को झेल चुका है और इसमें पेश आने वाले इंजीनियरिंग चैलेंजेस को एक छोटी सी वीडियो में बयान करना खासा मुश्किल है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।